वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का 2019 का PYQ। इससे पहले 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम देखेंगे 61 से लेके 80 क्वेश्चन। 61 से लेके 80 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद आपका 2022 और 2023 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 61वां है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे चार ऑप्शन है। वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि है, तो यह बात गलत है, मतलब गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। बाकी धर्मवीर भारती के संबंध में चीज़ें सही हैं। वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं और वे मिथ के संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। यह बात इनके संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 62 का देखते हैं। 62 आपका है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन आपको बताने हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब इसका सही जवाब है कि इसमें जो कोड भाषा में दिया है A और B, तो A और B यहाँ पे आपका दो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ईड़ा का व्यक्तित्व तो सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और B है श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो यहाँ पे मतलब आपका ऑप्शन नंबर B सही है। और इसका विश्लेषण की बात की जाए तो श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध का कथन इस प्रकार से है। ईड़ा का व्यक्तित्व तो सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। श्रद्धा और ईड़ा कामायनी के सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी 1935 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। श्रद्धा आपका हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, न कि बुद्धिवाद का। ठीक है, बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाला मतलब कि यह भी आपका मतलब थोड़ी बारीकियाँ देखिएगा। ईड़ा बुद्धिवाद नहीं बल्कि बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, मतलब ये दोनों बातें इसलिए गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या है, गिल क्राइस्ट थे। कौन थे, गिल क्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिल क्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के लोगों को बांटने का, खेल खेलने का अड्डा भी माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिल क्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चली थी। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी, निषाद, बांसुरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका B और C यहाँ पे आपका सही है। यानी कि जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ और अपनी अपनी बीमारी या क्या है, व्यंग रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब B और C। देखिए, इसमें आपको यह भी जानना है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी है, शरद जोशी की, और अपनी अपनी बीमारी किसकी है, हरिशंकर परसाई की। जैसा कि जानते हैं कि दोनों आपके व्यंग्यात्मक लेखक हैं। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह का है, रचना इनका है। और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का निबंध है, सभी निबंध है। और व्यंग्यात्मक में आपका B और C वाला ऑप्शन है, यानी कि जीप पर सवार इल्लियाँ और अपनी अपनी बीमारी। क्वेश्चन 65 है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इसका सही जवाब है आपका भागवत शरण उपाध्याय। तो उर्वशी पर लिखी गई भागवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। तो जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है। यहाँ पे विश्लेषण थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखना जरूरी है क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जमीन पक रही है। इनके अन्य कविता संग्रह की बात की जाए तो अभी बिल्कुल अभी, टॉलस्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो इत्यादि हैं। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, बैद्यनाथ मिश्र। इनका पहला साहित्यिक नाम
उपनाम यात्री था, यानी जो नागार्जुन थे यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से कविताएं लिखते थे। यह भी पूछा जा सकता है किस भाषा में लिखते थे, तो संस्कृत और मैथिली में। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, खिचड़ी, बिमलन, देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंग, पंखों वाली। नरेश मेहता दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं की बात की जाए तो वन पाई सुनो, बोलने दो चिड़ को, चैत्या उत्सव इत्यादि। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं यूके गंगा, नीत के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जमुन जल तुम, फूल नए रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। क्वेश्चन 67, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो किसने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो इस सही जवाब क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कामिक बुल के बेल्जियम के निवासी थे। यह भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है जो फेमस हैं लोग कहाँ के निवासी थे, पूछा गया था, पूछा जाता रहा है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राम कथा उत्पत्ति और विकास नाम से शोध किया तथा इस ग्रंथ को राम कथा संबंधित समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 68 है, मतलब 68 नंबर का क्वेश्चन है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? तो इसका सही जवाब क्या है? भामा। भामा आचार्य ने कहा है। किस आचार्य ने? तो भामा ने कहा है। भामा ने ऐसा कहा है कि न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय, न कला जो काव्य का अंग बन सके। क्वेश्चन 69 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसका देखिए, इसका आंसर सभी में ऑप्शन वही है, बस आगे पीछे है। तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या है? विष्णुप्रिया है, कुकुरमुत्ता है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, और इसके बाद आपका है आंगन के पार द्वार। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा कुकुरमुत्ता, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार और चाँद का मुँह टेढ़ा है। ठीक है, इसका हम लोग इसका सन भी देख लेते हैं कि कौन किस सन में प्रकाशित हुआ है और कौन किसका है। देखिए, कुकुरमुत्ता निराला का 1942 में प्रकाशित है। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त का 1957 में। आंगन के पार द्वार अज्ञे का है 1961 में। और चाँद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध का 1964 में। क्वेश्चन 70 है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो सिद्धों से मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो कौन कौन से सही है यह आपको यहाँ पे हमें देखना है। तो इसका सही जवाब है आपका ए वाला सही है और सी वाला सही है, यानी ए और सी। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सही बात है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। और सी है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह दोनों बातें शुक्ल के संबंध में सही है, ए और सी। बी गलत है, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, यह बात गलत है। और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, यह भी आपका गलत है। तो ए और सी यहाँ पे सही जवाब है। और देखिए यहाँ पे विश्लेषण है ना, ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाम पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, इसमें दिया था नहीं निकला है, जबकि निकला है। सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक है, यह भी बात सही है। इसलिए मतलब यहाँ पे सांकेतिक नहीं है दे दिया है, नहीं निकला है, इसलिए यह बात गलत है। यदि नहीं दोनों हटा देता दोनों जगह से तो दोनों बातें सही हो जाती। क्वेश्चन 71 है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका धर्मपरक और कलापरक। धर्मपरक और कलापरक, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने कैसे की है? धर्मपरक और कलापरक, ऑप्शन नंबर ए और सी। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया के
इस्तगीरा नामक नगर में हुआ था। यानी मकदूनिया भी बस याद रखिए। पूछ सकता है कि अरस्तु का संबंध कहाँ से है, तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन 72 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? रचना की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे है, सरहपा है, पुष्पदंत है, अद्धमाण है, लुइपा है। तो इसका जो सही क्रम है ना, ऑप्शन नंबर डी है, सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्धमाण होंगे। और इनका समय भी देख लेते हैं कि कौन सी सदी में कौन रहे हैं। देखिए यहाँ पे है आपका सरहपा 7वीं 8वीं सदी या फिर सदी, लुइपा आपका 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं, अद्धमाण 14वीं सदी में रहे हैं। अगला 73, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जहाँ पे भी आपको ना आए क्वेश्चन वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल दिखाई दे तो शुक्ल जी को आप लगा सकते हैं। बाकी इसके आगे जो तथ्य है वह यह है कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को लेकर काफ़ी प्रभावित थे। भाषा पर जबरदस्त पकड़ के कारण कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। याद रखिए, भाषा का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो इसका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 348। देखिए, अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अन्य अनुच्छेद में देखते हैं कि 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा का मतलब होता है कार्य करने की भाषा, जो कार्यकारिणी की भाषा है वह। अनुच्छेद 344 है, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन के प्रावधान से यह संबंधित है। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसका सही कालक्रम क्या होगा यह आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है एस्थेटिक, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द सीक्रेट वुड और पोएटिक्स। तो इसका जो सही क्रम है यह है आपका बी, पोएटिक्स, फिर लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, फिर द सीक्रेट वुड। इसका हम लोग देखते हैं क्या, मतलब कि इसके लेखक भी देखते हैं कि कौन कौन है। यहाँ पे देखिए, पोएटिक्स के रचनाकार कौन है? अरस्तु। लिटरेरिया बायोग्राफिया के कॉलरिज हैं। एस्थेटिक के आपके क्रोचे हैं। और द सीक्रेट वुड के कौन है? इलियट, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन 76, एसर्शन और रीजन है। देखिए, स्थापना यानी एसर्शन क्या है? आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है और इसका कारण है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसका क्या है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही बात की गई हैं। कारण भी सही है, रीजन भी सही है। क्वेश्चन 77 है, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज़ की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय जो है ना वह है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसीलिए तो कहा गया, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज़ की लेखी, यानी कागज़ से पढ़ा हुआ। तो जो आँखों से जो प्रत्यक्ष जो अपना स्वयं का अनुभव है उस पर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे और यह काव्य पंक्ति का आशय आपने ध्याना, और यह किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। क्वेश्चन 78 है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? किसका और किसके प्रति है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। मल्लिका का अंबिका के प्रति। और इसके बारे में जानते हैं कि यह मल्लिका अंबिका कहाँ से आ गई। तो
देखिए, उपयुक्त कथन प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक जो कि नेट के सिलेबस में आषाढ़ का एक दिन से उद्धृत है। पंक्तियाँ पूछी जाएंगी तो वहीं से ही पूछे जाएंगे जो सिलेबस में है। और उसकी जो पात्र है मल्लिका, मल्लिका की माँ अंबिका से यह संवाद, जिसमें मल्लिका अपनी माँ अंबिका से यह संवाद बोलती है। मल्लिका नाटक के नायक कालिदास की प्रेयसी है। नाटक में कालिदास का नाम क्या है? मातृगुप्त है। यह भी पूछा जा सकता है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आधे अधूरे और लहरों के राजहंस हैं। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन दोनों आपका नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 79 का नंबर। 79 में है मिलाना है, सुमेलित करना है। इधर आपका मिथकी कविताएं हैं, इधर कवि हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं सीधे सीधे कि क्या क्या है। प्रमुख गाथा किसका है? धर्मवीर भारती का है। जय भारत मैथिली साणुगुप्त का। आत्मजयी कुंवर नारायण का। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। क्वेश्चन 80 आज का आखिरी क्वेश्चन। सर्वमुख नहीं, सर्वसुख होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सर्वसुख, सर्वसुख, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब है देवरानी जेठानी की कहानी में। मेरठ में, मेरठ के हैं, मेरठ से संबंधित है इनका। सरसुख नाम का एक, देखिए यहाँ पे सही दिया है ना, सरसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। पंडित गौरी दत्त के द्वारा यह लिखित जो देवरानी जेठानी की कहानी के प्रथम भाग से ली गई है। जबकि वामा शिक्षक अर्थात 2 भाई और 4 बहनों की कहानी, वामा शिक्षक में क्या है? 2 भाई और 4 बहनों की कहानी है। उपन्यास मुंशी ईश्वरी प्रसाद मुर्दरीस रियाजी और मुंशी कल्याण राय द्वारा मिलकर लिखित है। मतलब कि ईश्वरी प्रसाद का ही नाम आता है मुख्य रूप से, वामा शिक्षक। इसके बाद क्या है कि भाग्यवती पंजाब में हिंदी के यशस्वी प्रचारक सद्दाराम फिल्लौरी के द्वारा लिखी गई ये उपन्यास है। और निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई चर्चित उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। तो आज के लिए इतना है। हमने यहाँ पे देखा वामा शिक्षक, भागवती, निस्सहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी, सभी के रचनाकार, और सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया कहाँ से संबंधित है, किसका पात्र है, किस उपन्यास का? तो देवरानी जेठानी की कहानी। और यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। बाकी इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसके बाद आपका 2022-23 के क्वेश्चन होंगे। अपने कमेंट के माध्यम से अपने सवाल, सुझाव, शिकायत जो भी है भेजते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन